हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ का 7वां पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, यूकेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और आज का ये जो पेपर है, ये आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस पेपर सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने इन पेपर्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन एक साथ देख सकते हैं। और आज के इस सीरीज़ में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है। तो कहाँ पर ये शुरू किया गया है, ये बताना है। तो देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में कहाँ पर, लद्दाख में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, राज्य विधान परिषद जो है, इसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। तो देखिए, न्यायालय जो है ये किस रीट के द्वारा, ये रीट है अधिकार परीक्षा लेख, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है। तो देखिए, इनमें से नियामक संस्था कौन सी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि इसको इन शॉर्ट क्या बोला जाता है, सेबी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई। और सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। और इसका मुख्यालय पूछा जाए कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो देखिए, कौन सा ये अनुच्छेद है, ये बताना है। तो ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 243 ZD। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये आर्टिकल है आर्टिकल 243 ZD, जो कि जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए, 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो कौन सा ये संवैधानिक संशोधन था, जल्दी से आंसर करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है।
तो देखिए ये था 74वां संवैधानिक संशोधन, जिसके द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो देखिए 2-3 पेपर्स में और मिला है ये क्वेश्चन देखने को, तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। और देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो किसको प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो देखिए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2021 का ये करंट है। तो नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? ये भारतीय राज्य है केरल राज्य, जिसको सर्वोच्च स्थान मिला है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? देखिए अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए सरकारिया आयोग का यहाँ पे कार्य बताना है। तो इसका कार्य क्या था? मुख्य कार्य केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्रक्षीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्रक्षीकरण इसका मुख्य कार्य है सरकारिया आयोग का। और आपसे पूछा जाए कि सरकारिया आयोग जो है इसका गठन कब किया गया? तो देखिए भारत सरकार ने जून 1983 में इसका गठन किया सरकारिया आयोग का, और इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 यानी कि एसडीआर 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो देखिए यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार बताना है कि विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना है? 131 है। देखिए ये तो आपका 2020 की बात हुई, और 2021 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इस बार आपसे 2021 का भी पूछा जा सकता है, तो यूएनडीपी द्वारा 2022 में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 132वां स्थान है। ये ध्यान रखेंगे, 2021 का पूछा जाए तो 132वां स्थान है। और यूएनडीपी के द्वारा ये सूचकांक कब प्रकाशित किया गया है? 2022 में प्रकाशित किया गया है, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? 132वीं रैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था। तो देखिए फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 301 मिलियन टन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? तो देखिए खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं ये किस नीति की विशेषता हैं? ये आपकी है मौद्रिक नीति की विशेषता। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये कब शुरू किया गया था? 2007-8 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी। तो देखिए तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर बताना है कि वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.92%, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो देखिए इनमें से बताना है कि सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है। तो ये कोयला है कौन सा? एंथ्रेसाइट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन सी मिट्टी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है ये कपास की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त तो होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74.04%, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है। देखिए मुख्य केंद्रीय क्षेप जो होता है ये पृथक करता है बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है, आपको बताना है कौन सी ऐसी संस्था है जो कि इनमें से संवैधानिक संस्था है। तो ये संस्था है भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्था है। और देखिए भारतीय चुनाव आयोग यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है। तो देखिए एलियाबेट नामक जो द्वीप है ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन सी। तो नर्मदा नदी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एलियाबेट द्वीप जो है ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुष महिलाओं की संख्या है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार प्रति हजार पुरुष में महिलाओं की संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 940, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए पंजाब सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है ये। कुमाऊं हिमालय जो है ये यमुना एवं काली नदियों के मध्य स्थित है, ये भी आपका करेक्ट है। नेपाल हिमालय रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य, ये आपका इनकरेक्ट है। देखिए जो नेपाल है आपका ये काली एवं तीस्ता, काली एवं तीस्ता नदी के मध्य स्थित है, यानी कि ये आपका इनकरेक्ट हो गया। और असम हिमालय ये तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। तो बाकी सही है और इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेपाल हिमालय जो है ये काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच फैली लगभग 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला है जिसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच फैली लगभग 800 किलोमीटर जो लंबी हिमालय श्रृंखला है इसी को ही क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इन दर्रों को अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें तो कौन कौन से कैसे हो जाएंगे व्यवस्थित क्रम में। सबसे पहले आ जाएगा आपका जोजिला, फिर आएगा आपका शिवकिला, फिर आ जाएगा आपका मुलिंगला दर्रा आ जाएगा, फिर आपका फिर आएगा जेलेपला और लास्ट में क्या आ जाएगा, बोमडिला। लास्ट में आ गया आपका बोमडिला दर्रा। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा पांचवा और चौथा। देखिए जोजिला दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो जोजिला जो दर्रा है ये कारगिल जिले में स्थित है। किस जिले में, कारगिल जिले में स्थित है। और यह दर्रा कश्मीर घाटी को द्रास एवं सुरु घाटियों से जोड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। शिवकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को, हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है तो किन्नौर जिले को तिब्बत में नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। जांदा नामक जिले से जोड़ता है किन्नौर जिले को शिवकिला दर्रा। मुलिंगला दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य को किससे जोड़ता है, तिब्बत से।
उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है मुलिंगला दर्रा। जेलेपला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में, सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में किससे, चुम्बी घाटी से, चुम्बी नामक घाटी से जोड़ता है सिक्किम राज्य को, तो ये ध्यान में रखना है। और आपका जो लास्ट में बोमडीला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, लहासा से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है बोमडीला दर्रा। तो ये सभी दर्रे आपको याद रखना है और यहाँ से अक्सर आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दर्रों से, तो सभी दर्रे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए दक्षिण भारत की यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी बतानी है, कौन सी है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी चोटी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो उत्तराखंड राज्य की बात करें तो कौन सी है, नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसकी हाइट कितनी है नंदा देवी की, जल्दी से आप सभी लोग भी कमेंट कीजिए, थोड़ा सा आप भी आंसर कीजिए जल्दी से, नंदा देवी की हाइट कमेंट कीजिए। अगला है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक किस जिले का है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी जिला, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। तो देखिए अलकनंदा की कौन सी ये सहायक नदी है जो कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। तो ये नदी है आपकी पिंडर नदी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ये जो नदी होगी ये आपकी हो गई पिंडर नदी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अलकनंदा नदी की बात करें तो ये कहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, संतोपद, संतोपद से इस नदी का उद्गम होता है। संतोपद शिखर के अलकापुरी बांग हिमनद से ये नदी निकलती है अलकनंदा नदी। जबकि पिंडर नदी की बात करें तो इस नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से, ये ध्यान में रखेंगे, पिंडारी ग्लेशियर से आपकी निकली है पिंडर नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट यानी कि HFT स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो देखिए HFT यानी कि हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट जो है ये आपका स्थित है कहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर इन जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या था, पहले आ जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, फिर आएगा चंपावत, फिर आपका बागेश्वर और लास्ट में उत्तरकाशी। तो आरोही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2001 से लेकर 2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो देखिए 2001 से लेकर 2011 के दशक उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, इसका करेक्ट आंसर है 19.17%, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला कौन सा है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से बताएं, ये तो अधिकतर लोगों को आ रहा होगा, तो अपना आंसर लगाएं आप कमेंट सेक्शन में। तो देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत वाला जो जिला है ये कौन सा जिला है, ये है आपका देहरादून जिला, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो देखिए माता टीला जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है बताना है। तो ये नदी है कौन सी नदी, बेतवा नदी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और बेतवा नदी पर बने माता टीला बांध का जो निर्माण है वो कब किया गया था, वर्ष 1958 में इस बांध का निर्माण किया गया था। ध्यान दीजिएगा बेतवा नदी पर बने माता टीला जो बांध है इसका निर्माण वर्ष 1958 में किया गया। और किस प्रदेश की
सरकार की सहायता से इसका निर्माण किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से वर्ष 1958 में इस बांध का निर्माण कार्य किया गया और यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये भी ध्यान रखिएगा। यह परियोजना स्थित है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से यह बांध बनाया गया है और बेतवा नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो देखिए कौन से ब्राह्मणों की उपजाति है जो कि स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जोशी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति भी है, बोक्सा भी है, लेकिन जो बैगा जनजाति है ये नहीं पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बैगा जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। बैगा जो जनजाति है ये भारत के मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है। जो बैगा जनजाति है ये भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है। और बैगा की उपजातियों की अगर हम बात करें तो इनकी उपजातियां कौन कौन सी है बैगा की? एक तो है बिजवार, दूसरा है नरोतिया, फिर भतेरिया, इसके अलावा नाहर, राय भैना और काड़ भैना, ये सभी उपजातियां हैं बैगा जनजाति की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका आगामी एग्जाम के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है संप्रदाय से रिलेट करके। तो देखिए उत्तराखंड में जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का? शैव और शाक्त संप्रदाय का पड़ा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शैव संप्रदाय की अगर हम बात करें तो शैव संप्रदाय क्या होता है? भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को कहा जाता है शैव। जबकि शाक्त की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है आपका शाक्त संप्रदाय। और आदि शक्ति यानी कि देवी की उपासना करने वालों को क्या कहा जाता है? शाक्त संप्रदाय कहा जाता है। शाक्त संप्रदाय वाला कहा जाता है उन्हें, यानी कि देवी की उपासना करने वाला जो संप्रदाय है इसको शाक्त संप्रदाय कहा जाता है और इन्हीं का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है उत्तराखंड राज्य के जनमानस पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो देखिए इनमें से बतानी है कौन सी एक लोक गाथा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाड़ी शाह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बाकी हारुल, जागर और रमोला जो हैं ये उत्तराखंड राज्य की लोक गाथाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और गढ़वाल में कौन सी लोक गाथा प्रचलित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिन्हें आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा कि गढ़वाल में कौन सी लोक गाथा प्रचलित नहीं है। जिन्हें नहीं आ रहा है मैं आंसर बता देती हूँ। जो गढ़वाल में राम बौराणी नामक जो लोक गाथा है ये काफी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो देखिए हिल यात्रा लोक नाट्य का जो आयोजन होता है ये आप सभी को पता है पिथौरागढ़ जनपद में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिल यात्रा पिथौरागढ़ के किस घाटी में? सोर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। और इस उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा। तो देखिए आपका जो हिल यात्रा उत्सव है इसमें एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है स्वांग नृत्य। ये आपको याद रखना है, स्वांग नृत्य इस उत्सव के अवसर पर किया जाता है। और हिल यात्रा नाटक का जो मुख्य कलाकार है वो क्या है? लखिया भूत है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा होती है? तो देखिए कौन सा स्थान है जहाँ पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेटवाड़, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो देखिए कर्ण देवता का जो मंदिर है ये कहाँ पर? उत्तरकाशी के मोरी नेटवाड़ में
मोरी नेटवाड़ क्षेत्र में है कर्ण देवता का जो मंदिर, और दुर्योधन का जो मंदिर है ये भी आपके उत्तरकाशी में ही स्थित है, उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में। मोरी नेटवाड़ क्षेत्र में तो है कर्ण का मंदिर, जबकि दुर्योधन का मंदिर है उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में। और दुर्योधन की जो पूजा होती है वो किसके रूप में होती है? समेश्वर। समेश्वर जो देवता है यहाँ पे, तो इनकी पूजा दुर्योधन के रूप में होती है, यानी कि समेश्वर को दुर्योधन का अवतार माना जाता है। और यहीं पर समेश्वर मेले का आयोजन भी किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि समेश्वर जो मेला है ये उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में आयोजित किया जाता है, पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर, ये उत्तरकाशी जनपद में आयोजित किया जाता है और समेश्वर को ही दुर्योधन का अवतार माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो कौन सी ऐसी इसमें जाति है जिसकी गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शक, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र में बताना है किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? पौरव राजवंश और राजधानी ब्रह्मपुर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस वंश से है, किस राजवंश से है पूछा जाए तो आपको पौरव राजवंश याद रखना है। और इसमें किस राजधानी का पता चलता है? ब्रह्मपुर पौरव राजाओं के उस टाइम पर राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट में दिए गए तथ्यों का मेल सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे लिखे कोड से सही उत्तर बताइए। तो देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है और फिर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए भारतीय सैन्य अकादमी की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएं। भारतीय सैन्य अकादमी, आप सभी लोग भी अपना आंसर लगाएं। तो देखिए भारतीय सैन्य अकादमी आपका है देहरादून में। इसके अलावा फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। और भेल जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर लगाएं। ये है आपके हरिद्वार में। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? पिंडारी ग्लेशियर है आपके बागेश्वर में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? देखिए अल्मोड़ा या फिर आलमनगर का संस्थापक बताना है कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जो अल्मोड़ा यानी आलमनगर था इसके संस्थापक बताने हैं तो बालो कल्याण चंद यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अल्मोड़ा नगर का नाम आलमनगर जो पड़ा था, अल्मोड़ा का नाम आलमनगर भी पड़ा था, तो किस के कारण ये आलमनगर नाम पड़ा था ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के याद रखना है ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे तो आप वहाँ पे करेक्ट आंसर लगा के आए। तो देखिए अल्मोड़ा का जो नाम है ये आलमनगर किस प्रभाव के कारण? मुगल प्रभाव के कारण पड़ा था। और अल्मोड़ा नगर की स्थापना की बात करें तो 1568 ईस्वी में कल्याण चंद के समय अल्मोड़ा नगर की स्थापना हुई। और चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को क्या कहा जाता था? राजापुर कहा जाता था। और 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। और 1815 की बात करें तो 1815 में अल्मोड़ा जो है ये ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर यानी गढ़वाल में शरण ली थी? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है क्वेश्चन पेपर में, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुलेमान सिको, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जो आपका मुगल शहजादा सुलेमान सिको था इसने 1658 ईस्वी में कहाँ पर? श्रीनगर में शरण ली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? तो देखिए उत्तराखंड का कौन सा स्थान है जहां पर प्राचीन शिलालेख मिले? तो ये जो है ये है आपका स्थान कौन सा? कालसी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए कालसी जो शिलालेख है ये 257 ईस्वी पूर्व का, ध्यान दीजिएगा, कालसी शिलालेख 257 ईस्वी पूर्व का अशोककालीन शिलालेख है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई ये भी पूछा जा सकता है। तो मिस्टर फॉरेट ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1860 ईस्वी में की थी। और इस शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है ये आप सभी लोग आंसर करके बताएं कमेंट सेक्शन में। और कालसी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? सुधनगर या फिर कलकूट इसका प्राचीन नाम था। चलिए अगला देखेंगे, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक बताना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महेंद्र चंद। चंद वंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोंड भूमि का अर्थ है। तो देखिए गोंड भूमि का क्या अर्थ होता है यहाँ पे बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर को प्रदत्त भूमि। जो मंदिर को प्रदत्त भूमि होती है इसको कहा जाता है गोंड भूमि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे? तो देखिए हिमालयन डिस्ट्रिक्ट जो है इसके लेखक थे एटकिंसन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड शासन की वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए उत्तराखंड शासन की योजना है वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना, जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है आपके पर्यटन के क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना कब शुरू हुई? तो 1 जून, याद रखना है आपको, 1 जून 2002 को यह योजना शुरू की गई थी, जो कि पर्यटन से संबंधित है। देखिए ऑलमोस्ट आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को इस सेशन को शेयर करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें और जितना हो सके आप सभी लोग इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इतना ही आप सभी से मांगते हैं कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए काफ़ी मेहनत से हम लोग भी इन सेशंस को बनाते हैं ताकि आप अपने सक्सेस तक पहुँच पाएँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? तो देखिए उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बताना है कि उत्तराखंड के किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार जनपद, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपके स्थान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको जनपद दिए हुए हैं। तो कौन सा स्थान किस जनपद में स्थित है ये बताना है और कौन सा सुमेलित नहीं है ये यहाँ पे आपको राइट कर लेना है। तो देखिए खिरसू की बात करें तो ये पौड़ी गढ़वाल में है, बिल्कुल करेक्ट है। औली जो है ये चमोली में है, ये भी बिल्कुल सही है। कौसानी पिथौरागढ़ में, देखिए कौसानी जो है ये पिथौरागढ़ में नहीं है आपका, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौसानी की बात करें तो ये स्थित है आपके किस जनपद में? बागेश्वर जनपद में। जबकि शीतला खेत जो है ये आपके अल्मोड़ा में है। तो इनकरेक्ट जो बताना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो देखिए यहाँ पे आयोग ने इसका राइट आंसर क्या माना है? आयोग ने इसका राइट आंसर 19वां माना है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है आयोग के अनुसार। लेकिन आपकी जो BS नेगी की किताब दी हुई है, BS नेगी की जो बुक है, तो उसमें उत्तराखंड राज्य जो है, उत्तराखंड राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपकी BS नेगी की बुक दी हुई है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान है और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। जबकि आयोग ने यहाँ पे 19वां करेक्ट माना है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट लगाइएगा। जिस तरीके का आपका ऑप्शन दिया होगा आप उस हिसाब से करेक्ट लगा लीजिएगा। अगर आपको 18वां दिया होगा तो आप 18वां लगाएंगे वहाँ पे। अगर आपको 19वां दिया है तो यहाँ पे 19वां दिया है ऑप्शन में, तो आयोग ने 19वां बिल्कुल सही माना है। और उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 1.69%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड
राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कितनी थी? 963। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है 963। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक चल्ल। तो ये जो नेपाली राजा था वो कौन था? अशोक चल्ल था, जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, ये बताना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। अब आपके ऑप्शन दिए हैं टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर लगाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना आंसर भी लगाते रहें। स्टडी विद एम के साथ आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिए, अपना आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में जल्दी से। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ जिन नहीं आ रहा है जिन लोगों को। तो चमोली इसका करेक्ट आंसर है। चिपको आंदोलन कहाँ से? चमोली जिले से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2000 जनगणना वाले जनपद हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है हरिद्वार तथा रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है हरिद्वार और न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद आपका कौन सा हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। तो देखिए भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई और कब हुई ये बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1960। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए वर्ष 1972 में पंतनगर विश्वविद्यालय का जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया गया? गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया और इसका नाम हो गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। और देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय भी किसे जाता है? पंतनगर में जो स्थित कृषि विश्वविद्यालय है इसी को ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो देखिए काफी यूनिक क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 मार्च 2016 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि अब तक उत्तराखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा रहा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? यूनिक क्वेश्चन है एकदम। तो देखिए कौन से ये कमिश्नर थे जिन्होंने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था को लागू किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री ट्रेल ने यह व्यवस्था लागू की थी। पटवारी व्यवस्था ट्रेल के द्वारा लागू की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो देखिए उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? 13 स्थान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो देखिए ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था? पौड़ी में था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए पौड़ी जनपद के गठन की बात करें तो कब किया गया? 1840 में पौड़ी जनपद का गठन हुआ और 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। इससे पहले ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी वो श्रीनगर में हुआ करती थी। तो 1840 में श्रीनगर से कहाँ स्थानांतरित की गई? पौड़ी स्थानांतरित की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो देखिए उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा
ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? अटल न्यू इंडिया चैलेंज इसे प्रारंभ किया गया था 2018-19 से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति जो है इसकी स्थापना की गई थी हल्द्वानी में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना हल्द्वानी में किस वर्ष की गई। आप सभी लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, नैनीताल में जो राजभवन है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1897 में। 1897 में नैनीताल में राजभवन की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 27 अप्रैल 1897 को नैनीताल राजभवन की नींव पड़ी और वर्ष 1900 ईस्वी में राजभवन बनकर पूर्ण तैयार हुआ था। और राजभवन का जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा किया गया था? देखिए, राजभवन के डिज़ाइन का जो श्रेय है ये स्टीवंश और किसको? ऑरेटर को। राजभवन का डिज़ाइन जो किया था वो स्टीवंश और ऑरेटर ने किया था, यानी कि राजभवन के डिज़ाइन का जो श्रेय है ये स्टीवंश और ऑरेटर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है पहले। तो देखिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो स्थापना है ये कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1976, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बताना है कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18.76%, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो देखिए, स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण पर संगोष्ठी प्रस्तावित की गई थी किस वर्ष? वर्ष 1968 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है। तो उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रफल है ये कौन सा क्षेत्रफल हो जाएगा आपका दिए गए ऑप्शन में? जल्दी से आंसर लगाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन ए 34,651 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत का जो क्षेत्रफल है ये कितना है? 34,651 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झिरौली जो कि कहाँ पर किस जनपद में है? बागेश्वर जनपद में है। और चंडाक ये आपके स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। तो देखिए, झिरौली और चंडाक में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है ये बताना है। तो देखिए, झिरौली और पिथौरागढ़ में मुख्य रूप से पाया जाने वाला खनिज है मैग्नीसाइट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुगंध पादप केंद्र यानी कि CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए, सुगंध पादप केंद्र जो है ये स्थित है आपके कहाँ पर? सेला कुई में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? ये जनपद है आपका कौन सा? उत्तरकाशी जनपद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट यानी कि ULIPH प्रतिबंधित किया जाता है। तो देखिए, ULIPH प्रतिबंधित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड
ग्राम्य विकास समिति द्वारा। ULIPS जो है प्रतिबंधित किसके द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। और पसंद आ रही है आज की ये क्लास आप सभी को, आज का ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको अल्टरनेट डेट्स पे सॉल्व कराया जा रहा है, यानी कि एक दिन आपका रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट आ रहा है, एक दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। और शाम 5 बजे आपको डेली हिंदी की क्लास दी जा रही है, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और सुबह 10 बजे 50 क्वेश्चन का आपको एक सेट दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी यूनिक सेट है। तो आप सभी लोग इन सभी क्लासेस के लिए स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप सभी लोग इन क्लासेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सारे क्लासेस आपको स्टडी विद एम के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, और इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और जो आपका आज का पेपर है ये काफ़ी यूनिक और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक इसमें आप सभी लोग बने रहें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट में दिए गए तथ्यों का मेल सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। तो देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कर लेना है सबसे पहले। तो देखिए अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है ये बताना है, कौन सा जिला है। आप सभी लोग भी आंसर लगाएं जल्दी से। तो देखिए अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है ये है आपका उत्तरकाशी जिला। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चंपावत जिला है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा जिला हो जाएगा? हरिद्वार जिला। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला है देहरादून जिला। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सी ये मद उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? तो देखिए किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना आपको जो फॉरेस्ट गार्ड की क्लास दी जा रही थी उसमें आपको मैंने बताया था, इन डिटेल बताया था कि किसान प्रोत्साहन योजना को कब प्रारंभ किया गया। तो जो लोग क्लासेस फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली तो उन्हें तो पता ही होगा, जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं। और जिन्हें नहीं पता है वो मैं बता देती हूँ कि 15 अगस्त 2014 को किसान प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फेरोमोन्स उदाहरण है। तो देखिए फेरोमोन्स जो है ये किसका उदाहरण है? ये है आपका बाह्य हार्मोन का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए साइंस जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको डेली बता देती हूँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन आयोग के द्वारा दिए गए हैं। पहले का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पहले का पेपर है, तो इसमें साइंस है, लेकिन इस बार से आयोग के द्वारा साइंस हटा दी गई है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो मैं आंसर बता देती हूँ। देखिए आइसोटोनिक जिससे बने रहना है, तो आप देख सकते हैं इस सेशन को भी। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परासरण दाब। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके परासरण दाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो देखिए आसमान के नीला दिखाई देने का क्या कारण होता है? प्रकीर्णन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? तो देखिए प्रथम ट्रांसजेनिक जो जंतु है ये है आपकी डॉली। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो देखिए इनमें से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये है आपका क्या, जावा। यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए आप आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए, तो जो कि कंप्यूटर तो पूछी जा रही है आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
डायोड का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए डायोड जो है इसका उपयोग किया जा सकता है, किस में किया जा सकता है, ये भी आपका साइंस का ही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कौन, लाइकेंस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनी अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। तो देखिए यूरिक एसिड उत्सर्जित किया जाता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, किया जाता है, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा यूरिक एसिड जो है वो उत्सर्जित किया जाता है, पक्षी के द्वारा और छिपकली के द्वारा भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए प्रसिद्ध समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन, और ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी। तो देखिए शिक्षा की जो वर्धा योजना थी ये किसके द्वारा प्रस्तावित थी, ये प्रस्तावित थी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे। तो देखिए इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी कितनी, 8, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनी लेखन कौन सा है जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो देखिए ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनी लेखक बताना है, और वह जीवनी लेखक कौन सा है, ये है विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट है, जो कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है। तो तीन कठिया अनुबंध जो है ये संबंधित है आपके चंपारण सत्याग्रह से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। तो देखिए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस जो था इसकी थीम बतानी है। तो क्या इसकी थीम रही थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है। तो देखिए वर्ष 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, अनामिका को, ऑप्शन ए यहाँ पे आपको आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनामिका कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, अनामिका को वर्ष 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, किसको, अनामिका को, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो बताएं जल्दी से, आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे, आंसर कीजिए कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं। जल्दी से आंसर कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो देखिए वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल में बता दूं विनय कुमार सक्सेना है, तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका। चलिए अगला देखेंगे, वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आप 2020 और 21 के जो करंट अफेयर है वो यहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी करंट अफेयर इसमें पूछी गई है आयोग के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उदय शंकर। वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष उदय शंकर को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है सुमित अंतिल, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुमित अंतिल ने पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा। तो देखिए 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है ये 2022 में कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पुणे में, पुणे में इसका आयोजन
किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता ये संबंधित है किस देश से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस और रूस से, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर है अदिति माहेश्वरी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत में बताना है कि विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में विद्युत तार का जनक माना जाता है। तो ओके गाइस, आज आपके 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। तो आप इसको देख लीजिए सॉल्यूशन को एंड तक। और ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 5 बजे वाली सीरीज़ जिसने नहीं देखी है हिंदी की स्पेशली वो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी यूनिक क्वेश्चन आपको हिंदी के वहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और साथ ही साथ डिटेल आपको वहाँ पे बताई जा रही है, कौन सी चीज़ कैसे आई आपकी वो आपको समझाया जाता है। तो उसको आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए और सुबह 10 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए उसे। और कल आपका प्रैक्टिस सेट आएगा रात को 8 बजे, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और टोटली आईओ के पैटर्न पर वो प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा बनाया गया है, 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के, जीके, जीएस, कंप्यूटर और उत्तराखंड के क्वेश्चन मेंशन किए होंगे। तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अभी तक आप सभी लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप सभी लोग पुराने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके ये, आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।